जयप्रकाश के घर उसके ही रिश्तेदार में एक लड़की थी जो उसके घर आना जाना उसका होता रहता था। कभी जयप्रकाश के घर कोई प्रोग्राम हो, कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह हो, तो वो लड़की अपने परिवार के साथ आती थी। अब उस लड़की का और जयप्रकाश के परिवार में अपना फैमिली रिलेशन था, तो धीरे धीरे जयप्रकाश में उस लड़की के साथ जो उसके घर आती थी, दोनों में बातचीत शुरू होती है। बातचीत से कब मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास पहुंच जाता है ये दोनों को पता नहीं लगता है, और मोबाइल नंबर जब एक दूसरे के पास पहुंचता है तो और भी बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे बातें होते होते कब ये बातचीत प्यार में बदल जाती है ये उन दोनों को फिर पता नहीं लगता है, और ये बातचीत इतना हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लग जाते हैं। और अचानक एक दिन जयप्रकाश की लाश पाई जाती है एक मोबाइल टावर के नीचे। जैसे ही इस लाश के बारे में घर वालों को, पुलिस को पता लगती है, और जब पुलिस तफ्तीश करती है, जो सच्चाई निकल करके सामने आती है घर वालों के सामने, पुलिस के सामने, लोग जान करके हैरान हो जाते हैं कि कोई इस तरीके से भी किसी की निर्मम हत्या कर सकता है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये सच्ची घटना है वो एक प्रेम प्रसंग पर आधारित है कि एक प्रेम प्रसंग में भी कोई व्यक्ति किसी की कितनी निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है, ये आपको इस पूरी सच्ची घटना के माध्यम से पता लगेगा। ये जो पूरी सच्ची घटना है ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक सदर थाना है जहाँ की एक कॉलोनी है सहजानंद कॉलोनी में अचानक एक दिन सुबह लगभग 5-6 बजे का समय था। उस कॉलोनी में एक मोबाइल टावर है, उस मोबाइल टावर के ठीक नीचे बोरे में एक खून से लथपथ एक बोरा पड़ा हुआ था। अब खून से लथपथ था तो उस बोरे पर कई मक्खियाँ, अगल बगल के कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जो कॉलोनी के लोग थे वो धीरे धीरे उस बोरे के पास, उस टावर के पास जमा होते हैं। जमा होते होते कुछ एहसास होता है कि लगता है कि किसी जानवर को मार करके इसमें फेंक दिया गया है या कुछ और भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे तमाम केस निकल करके आते हैं। तो जब कॉलोनी के लोग इकट्ठा होते हैं तो धीरे से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस को ये बताया कि हाँ, यहाँ पर हो सकता है किसी व्यक्ति को मार करके फेंका गया हो या कुछ और हो, जिससे मामला भड़के ना। पुलिस पहुँच जाती है सही समय पर। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस अपनी निगरानी में जब उस बोरे को उठाती है और बोरे का मुंह खोलती है, तो जो बोरे के मुंह में खोलने के बाद जो चीज़ निकल करके आती है उसको पुलिस और वहाँ तमाम जो जमा लोग रहते हैं वो देखते हैं तो वो हक्का बक्का हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। जब पुलिस उस पूरे बोरे को पलटती है और उसमें देखती है एकदम छोटा छोटा मांस का टुकड़ा, और वो मांस के टुकड़े को देख करके ऐसा लगता है कि ये किसी व्यक्ति का या किसी इंसान की लाश है। अब जब ये पूरी बात उस कॉलोनी में फैलती है कि किसी व्यक्ति को मार करके फेंक दिया गया है, तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये निर्मम तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है, इतनी भयानक मौत कोई किसी को कैसे दे सकता है। पुलिस के सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये किस व्यक्ति की लाश है, लड़के की है कि लड़की की है, किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा। कई ऐसे सवाल थे जो पुलिस को जानने थे। अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी इन सब चीज़ों को पता करने की। तो पुलिस कॉलोनी के उस आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है, आपने किसी को देखा था, किसी को आते जाते, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति। लेकिन पुलिस को कुछ सुराग नहीं लगता है, सभी किसी ने कोई देखा ही नहीं तो बताएगा क्या। तो पुलिस काफ़ी तफ्तीश करती है। जब पुलिस तफ्तीश कर रही होती है तो जहाँ पर वो टावर था वहाँ से लगभग 100 मीटर आगे, 100 मीटर पीछे पुलिस तफ्तीश करती कि हो सकता है किसी घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हो, कोई तो आता जाता दिखे, कोई इस बोरे को ले आकर के जो फेंका होगा, हो सकता है उसकी तस्वीर सीसीटीवी वगैरह में आई होगी कहीं ना कहीं। तो अचानक एक घर में उस जो टावर, मोबाइल टावर था जहाँ ये बोरा फेंका हुआ था, उस मोबाइल टावर से 100 मीटर की दूरी पर एक मकान था। उस मकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे को जब पुलिस देखती है तो पुलिस सोचती है कि हो सकता है कुछ इसमें आया हो।
तो पुलिस उस मकान मालिक के पास जाती है और उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाने की बात करती है, जिस समय की ये पूरी घटना थी, जब ये बोरा मिला था उससे पहले की पूरी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस लेती है। जब बैठ करके देखती है तो उसमें दिखाई देता है कुल 3 लोग एक साइकिल पर इस बोरे को लेकर के आ रहे हैं। पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा कुल्लू था उस मुजरिम तक पहुंचने के लिए, और पुलिस पूरे जी जान लगा देती है उस मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और जब पुलिस पूरी तफ्तीश करती है इत्मीनान से, तो जब पूरी सीसीटीवी फुटेज को जब ध्यान से देखा जाता है तो ये जो 3 लोग थे एक मकान से निकल रहे होते, उसी कॉलोनी में एक मकान था, उस मकान से ये लोग साइकिल से निकल रहे होते हैं। तो पुलिस सीधे उस मकान के अंदर पहुंच जाती है जहां से ये लोग निकल रहे थे। जब पुलिस उस मकान के अंदर जाती है तो वहां पर जो व्यक्ति होता है उसे जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो पहले कई चीज़ों को घुमाने की कोशिश करता है, वो सीधे सीधे जवाब नहीं देता है। लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है और अपने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो जो वो व्यक्ति बताता है, ये सुन करके पुलिस भी आश्चर्यचकित हो जाती है कि कोई इतना गिर सकता है। वो व्यक्ति दरअसल मुख्य आरोपी था। आरोपी क्या कहें इस केस में, भाई जो भी इन्वॉल्व है वो आरोपी ही है। तो जो वो व्यक्ति बताता है कि दरअसल ये जो पूरी प्लानिंग थी ये मेरी ममेरी बहन की प्लानिंग थी। जो व्यक्ति जो लड़का पकड़ाता है जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो कहता है ये पूरी प्लानिंग मेरी ममेरी बहन की थी और उसने ही पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए हमें और लगभग 3 से 4 लोग और हैं, कुल हम लोग 5 लोग थे। इन 5 लोगों को मेरी बहन ने ही पूरी प्लानिंग बताई थी और हमने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा क्लू निकल करके आ चुका था और पुलिस उन 3-4 लोगों को गिरफ्तार करने पहुंचती है उनके घर, तो वो घर से फरार हो गए थे। अब पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो पुलिस उस व्यक्ति से और पूछताछ जब करती है तो वो व्यक्ति कहता है कि ये जो जयप्रकाश है, जयप्रकाश के मेरी बहन की एक ननद थी जो उसके रिश्ते में ही आती थी, एक लड़की, उससे उसका धीरे धीरे बातचीत से प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है और प्रेम प्रसंग इतना बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने साथ मरने की कस्में खाते हैं, शादी वगैरह तक की भी बात आपस में तय हो जाती है। अब ये जो प्रेम की बात थी दोनों के घर वालों को भी पता लगता है, लेकिन दोनों के घर वाले आनाकानी करते हैं शादी वगैरह को लेकर के, क्योंकि बात रिश्तेदारी की थी। अब जयप्रकाश की ममेरी बहन की वो ननद लगती थी, तो अब भाई शादी विवाह में थोड़ी सी अड़चने थी, घर वाले राज़ी नहीं हो रहे थे। तो अब इस बात को लेकर के जयप्रकाश काफ़ी टेंशन में भी रहता था। जयप्रकाश के घर वाले लगभग राजी थे कि हाँ ठीक है चलो, बेटा जब इतना बोल रहा है। जयप्रकाश अपने घर पे बार बार दबाव देता कि अगर मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसी तमाम वो दलीलें देता था, घर पर डराने की कोशिश करता था। तो घर वाले राजी थे, लेकिन लड़की के घर वाले कुछ और चाहते थे। लड़की के घर वाले अपनी बेटी को, या लड़की खुद चाहती थी कि वो किसी बड़े अच्छे पद पर जाए और वहाँ नौकरी करे। तो अचानक होता ऐसा है कि जयप्रकाश जो था वो काम वगैरह करता नहीं था, पढ़ाई वगैरह इसकी थी नहीं, ये मतलब घर पे ही रहता था। तो अचानक एक दिन वो लड़की घर वाले के या अपने कारण वो चली जाती है पटना वो बीपीएससी की तैयारी करने चली जाती है। अब यहाँ घर पर जयप्रकाश अकेला हो जाता है। अब लड़की जब पटना चली जाती है तो जयप्रकाश जो था कभी कभी लड़की से फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता, तो बात होती। धीरे धीरे ये बातचीत कम होने लगी, लड़की उस जयप्रकाश से कटी कटी रहने लगी, बातचीत कम करती, उसका फ़ोन कम उठाती। जब भी जयप्रकाश फ़ोन करता, पहले जब शुरुआत था तो फ़ोन पहली रिंग में ही फ़ोन उठ जाता था, लेकिन अब जब जयप्रकाश फ़ोन करता तो पूरा रिंग होता फिर भी कॉल नहीं उठता। 3 बार 4 बार फ़ोन करता, तब एक आध बार फ़ोन उठ जाता और कहती कि क्या परेशान कर रहे हो, क्यों, तुम्हें कोई काम नहीं है। कई ऐसी चीज़ें जयप्रकाश को डांट फटकार करके चुप करा दी जाती, तो जयप्रकाश नहीं करता कॉल। अब ये बातचीत धीरे धीरे 1 दिन से लेकर के फिर 3-3 दिन का गैप हुआ, 5-5 दिन का गैप, इस तरीके से गैप बढ़ने लगा और दोनों में बातचीत कम होने लगी।
लेकिन जयप्रकाश के अंदर वो प्यार उसी तरीके से था जो जो उसने शुरू की थी पहले दिन से ही। अब जयप्रकाश जब घर में परेशान रहने लगा, घर वाले भी देखते कि लड़का ऐसे पड़ा हुआ है, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले उस लड़की के चक्कर में, तो इसका जो बड़ा भाई होता है वो गोवा में काम कर रहा होता है। तो अब ये जयप्रकाश को भी गोवा में ही एक बिजली मिस्त्री का काम ठीक ठाक कर लेता है, बातचीत कर लेता है और जयप्रकाश को बुला लेता है अपने गांव से कि जयप्रकाश तुम भी आओ और आओ यहाँ पर तुम भी काम करो। तो अब जयप्रकाश जो था वो बड़े भाई के पास चले जाता है गोवा, वहाँ काम करना उसके लिए ज़रूरी था क्योंकि अब घर वालों की भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी और लड़का बड़ा हो चुका था। तो वहाँ भाई के साथ काम करने लग जाता है। तो जब ये बात उस लड़की को पता लगती है, उसकी प्रेमिका को, तो वो जयप्रकाश से अब धीरे धीरे दोस्ती शुरू करती है, बातचीत का दौर फिर से शुरू होने लग जाता है। और अचानक एक दिन लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे कुछ बीमारी जकड़ लेती है। तो जयप्रकाश जो था जब अब वो कमा रहा तो अपने पैसे से उस लड़की का पूरा खर्च उठाता है, उसकी बीमारी का उसका पूरा इलाज करवाता है। लड़की बीपीएससी की भी तैयारी उसी समय कर रही होती, तो बीपीएससी में भी उसको खर्चा देता है, उसके रहने का खाने पीने का खर्चा जयप्रकाश देता था और जो पैसा उसका बचता था वो अपने घर वाले को, अपनी माँ वगैरह को भेज देता था। धीरे धीरे फिर ये दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है। एक दिन अचानक जयप्रकाश और वो लड़की, उसकी प्रेमिका, दोनों मोबाइल फ़ोन पे वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत कर रहे थे। तो अचानक जयप्रकाश को दिखता है कि वो लड़की बीपीएससी की तैयारी कर रही है, बाहर रूम लेकर के रह रही है, तो उसके रूम में ये लड़का कौन है। अब जयप्रकाश को ये चीज़ अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि आखिर ये लड़का कौन है। वो वीडियो कॉल में वो लड़का दिख जाता है उस रूम में। तो अब जयप्रकाश काफ़ी परेशान था, फ़ोन रख दिया जाता है। फिर जयप्रकाश का मन नहीं लगता, जयप्रकाश उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है यार तुम्हारे रूम में वो लड़का कौन था। तो लड़की काफ़ी इधर उधर की बातें करती हैं, लेकिन वो बहुत चीज़ें ऐसी लग रही थी, बातों से छिपा रही है। तो जयप्रकाश काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, जानने की कोशिश करता है, तो लड़की उसको डांट देती है। और अब ये जो डांट थी ये फिर से उस रिश्ते में दरार की पहली सीढ़ी थी। अब फिर से दोनों की बातचीत में दरार उत्पन्न हो जाती है। फिर से अब कटा कटा दोनों एक दूसरे को, लड़की फिर से वही हरकत, फ़ोन नहीं उठाना, बातचीत नहीं करना, ऐसा शुरू हो जाता है। अब जयप्रकाश वहाँ और भी ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है। तो परेशान जब वो जयप्रकाश था तो उसके पास, जब उस लड़की का जिस समय इन दोनों का क्लोज़ रिलेशनशिप था, तो ये दोनों का शारीरिक संबंध का पर्सनल कुछ फ़ोटो था जो लड़की जयप्रकाश के पास में था। तो जयप्रकाश जो था अपने घर वालों के थ्रू उसके घर वालों से भी बात करता है शादी वगैरह करने के लिए। तो घर वाले जब उसके पास जाते हैं, उसके घर वाले के पास शादी वगैरह की बात करने, तो उसके घर वाले मना कर देते हैं। तो जयप्रकाश को जब ये चीज़ पता लग जाता है कि उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, तो वो अपनी कुछ पर्सनल फ़ोटो वगैरह जो था उस लड़की के घर वालों के मोबाइल पर भेजता कि हम दोनों का इतना क्लोज़ रिलेशनशिप है, दोनों आपस में एक दूसरे से लिपटे हैं, बातें हो रही है, ये इस तरीके का फ़ोटो वीडियो भेजता घर वालों को। और ये बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप कितना मजबूत है और कितना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, तो अब हम दोनों की शादी करनी चाहिए। अब ये जो बात थी, लड़की के घर वाले अपनी लड़की को बताते हैं और लड़की पर दबाव धमकाने की कोशिश की जाती है। तो लड़की, अब ये सब जो बातें हो रही थी जयप्रकाश के द्वारा, वो लड़की इन सब चीज़ों से गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होती है और जयप्रकाश को कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लड़के को आए दिन डराने धमकाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन जयप्रकाश था मानने को तैयार नहीं था। इसी तरीके से कुछ दिन गुजरता है और जो लड़की थी वो घर आती है और घर आने के बाद अपने घर वालों से बातचीत करती है। घर वालों में उसका पिताजी है, उसका अपना सगा भाई, उसका ममेरा भाई और एक लड़की का बहनोई। ये सभी आपस में प्लान करते हैं कि क्यों ना जयप्रकाश को रास्ते से हटा दिया जाए, और जब वो रास्ते से हट जाएगा तो लड़की जो है आराम से अपना दूसरी जगह शादी विवाह हो जाएगा, अच्छी ज़िंदगी जिएगी। अब इस चक्कर में अब कैसे उस लड़के को हटाया जाए रास्ते से। लड़की बहुत शातिर थी। लड़की कहती है कि मैं उसको पहले अब फिर से अपने प्यार में फंसाऊंगी, फंसा करके उसको बुलाती हूँ, उसके बाद आगे का सोचा जाएगा।
अब वो लड़की फिर से जयप्रकाश के साथ प्यार भरी बातें शुरू करती है और जयप्रकाश को कहती है कि तुम एक काम करो, तुम आओ मुजफ्फरपुर और हम लोग शादी कर लेते हैं, मेरे घर वाले भी राजी हैं और तुम आओ मुजफ्फरपुर, अब तो तुम कमा भी रहे हो, आओ दोनों शादी कर लेते हैं। तो जयप्रकाश को ये शक होता है कि यार जो लड़की हमसे इतनी दूर रहती थी, हमसे बातचीत नहीं करती थी, दूसरे के चक्कर में थी, वो अचानक बदल कैसे गई। तो वो लड़की को फ़ोन पर कहते हैं यार तुम मुझे मारने की धमकी देती थी, तुम बदल कैसे गई, कहीं मैं मुजफ्फरपुर आया और तुम मेरे को मार देगी, तुम मेरा खून कर दोगी। अब वो लड़की उसको बहुत समझाती कि नहीं ऐसा वैसा नहीं है, धीरे धीरे उसको अपने प्यार के झांसे में ले लेती है। जब ये प्यार के झांसे में लेती है तो लड़का उस झांसे में आ जाता है और गोवा से वो मुजफ्फरपुर चले आता है। जयप्रकाश जब गोवा से मुजफ्फरपुर चले आता है तो पहले अपने भाई के कमरे पर जाता है, वहाँ पर तैयार वगैरह होता है और तैयार वगैरह हो करके फ्रेश हो जाता है अच्छे तरीके से, और लड़की उसको समय दे देती है कि मैं इतने बजे अपने इस होटल में तुम्हें मिलेंगे। अब दोनों एक होटल में वहाँ मिलते हैं, नाश्ता पानी होता है अच्छे से, और ये पूरी जो घटना थी ये मुजफ्फरपुर की थी। तो मुजफ्फरपुर में ही ये दोनों होटल में वहाँ मिलते हैं, नाश्ता पानी होता है। उसके बाद जयप्रकाश को कहती है कि तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे भाई का पास में ही रूम है, वहाँ पर मेरे घर वाले सभी तैयार हैं और सारी शादी की व्यवस्था जो है वहाँ की हुई है, वहाँ चलो हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं। और जयप्रकाश को इस तरीके से अपने प्यार में फंसाई थी कि जयप्रकाश समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो लड़की जयप्रकाश को लेकर के अपने ममेरे घर पे जाती है और वहाँ पहले से ही उस लड़की का ममेरा भाई, उसका सगा भाई, उसका पिताजी और उसका बहनोई, ये चारों लोग तैयार थे। जैसे ही लड़का जयप्रकाश और लड़की उस ममेरे भाई के घर पर निकलते हैं, लड़की फ़ोन कर देती है अपने घर वाले को कि हाँ रहे हम लोग। और जैसे ही जयप्रकाश उस घर में घुसता है तो सबसे पहले लड़की का जो सगा भाई होता है वो जयप्रकाश की गर्दन पर चाकू से वार करता है और उसके गले को अलग कर देता है। गले को अलग करता है, ममेरा भाई उसके पेटे को चीर देता है जिससे उसकी अतड़ी बाहर निकल जाती है, और ये लोग मिल कर के उसके शरीर पर इतने चाकू से वार करते हैं कि जिसे सोच करके कोई कांप जाए। निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। ये लड़की और चार लोग मिल करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रात होने का इंतज़ार करते हैं कि रात होगी तो इस लाश को ले जा कर के फेंक देंगे, और वो एक बोरे में भर करके पूरी लाश को तैयार रखते हैं। और जब रात होती है तो ये अपने उस कमरे से निकल करके साइकिल पर उस लाश को ले करके जाते हैं फेंकने के लिए। अब उन्हें ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इस रात में एक तीसरी आँख भी है जो इन सब चीज़ों को देख रही है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो ये पूरे हत्याकांड का पुलिस के लिए खुलासा कर पाना मुश्किल था। तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी करती, जिसमें से उसका ममेरा भाई जो था लड़की का वो गिरफ्तार होता और ये चारों लोग फरार हो जाते हैं। लड़की, लड़की का पिताजी, लड़की का भाई और लड़की का बहनोई, ये सभी फरार हैं। पुलिस काफ़ी ज़्यादा तफ्तीश भी कर रही है और इसी बीच पुलिस और भी सबूत जुटाने की कोशिश करती है। उस लड़की के और जयप्रकाश के बीच संबंधों के बातचीत की भी और जानने की कोशिश करती है। तो जब पुलिस जयप्रकाश के घर पर पहुंचती है तो वहां उसकी मां जयप्रकाश के सारे कॉल रिकॉर्डिंग दिखा देती है, जिसमें वो लड़की उस जयप्रकाश से कह रही है कि तुम आओ, उसे कई बार मना रही है कि तुम आओ मुजफ्फरपुर, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। जबकि जयप्रकाश कह रहा है कि मैं आऊँगा तो हो सकता है तुम मुझे मरवा दोगी, मार दोगी। लेकिन फिर भी वो लड़की कई बार कॉल रिकॉर्डिंग में मना रही है और जयप्रकाश इस झांसे में आता है और उस लड़की के पास आता है। ये पुलिस ये सब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सबूत के तौर पर अदालत में पेश की, और जब ये चारों आरोपी फरार है, पुलिस अदालत में ये सबूत और ये पूरे केस को जब क्लियर करने के बाद पुलिस अदालत में इन चारों की गिरफ्तारी वारंट जारी की है। और अगर ये चारों अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में कुर्की जब्ती भी की जाएगी। और वहाँ के जो सिटी एसपी हैं अवधेश सरोज दीक्षित इस पूरे केस को मीडिया में खुलासा किए, और ये पूरा घटनाक्रम जो था एक प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर ये
जयप्रकाश की हत्या की क्यों गई है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम थी ये इस तरीके से की गई है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि कई बार जो प्यार हम देखते हैं वो प्यार सच्चा कितना है ये हम अपने मन के तराजू पे, अपने दिल की तराजू पर तौल करके ज़रूर देख लें। खैर